हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीताज कॉर्नर एचटेट कॉमर्स में, जिसमें हम करते हैं 5 क्वेश्चन एचटेट पीजीटी कॉमर्स के। अभी हम कर रहे हैं 2019 का पेपर, जिसमें आज करने वाले हैं 131 से लेकर 135 क्वेश्चन तक। इससे पहले हम 2018 का पेपर जो वो पूरा कर चुके हैं। तो चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट इन केस ऑफ। जो मांग का नियम है वो लागू नहीं होता, कौन से केस में लागू नहीं होता? तो हमारा जो आंसर है वो है गिफन गुड्स के मामले में जो है लागू नहीं होता। अदर ऑप्शन में हमारा इन्फीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स और सुपीरियर गुड्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स जो कंसेप्ट थी वो किसने दिया है? रॉबर्ट गिफन ने दी। रॉबर्ट गिफन ने गिफन गुड्स की कॉन्सेप्ट दी। गिफन गुड्स कौन से होते हैं? गिफन गुड्स वो वस्तु होती है जिनका कीमत प्रभाव पॉजिटिव, यानी कि कीमत प्रभाव पॉजिटिव का मतलब क्या है कि कीमत के बढ़ने पर मांग बढ़ती है, कीमत के कम होने पर मांग कम हो जाती है। और आय प्रभाव है नेगेटिव, मतलब कि इनकम के बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और इनकम के कम होने पर मांग बढ़ जाती है। ये हमारे गिफन गुड्स होते हैं। तो हमारा आंसर होता है लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट इन केस ऑफ गिफन गुड्स। ठीक है, वैसे हमारा लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है हमारे सुपीरियर गुड्स में भी, पर हम इन जो आंसर दिया गया है वो है हमारा गिफन गुड्स। और जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या होता है? मांग का नियम क्या होता है कि भाई किसी भी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, और प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड जो है इंक्रीज हो जाती है। यानी कि इन दोनों के अंदर रिवर्स रिलेशन होता है, प्राइस और डिमांड के बीच में लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। अदर ऑप्शन में इन्फीरियर गुड्स था। इन्फीरियर गुड्स माने कि घटिया वस्तुएं, इनका प्राइस इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है, इनका इनकम इफेक्ट जो है वो भी नेगेटिव होता है। जैसे इनकम के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, इनकम के कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस इफेक्ट भी इनका नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे प्राइस अगर बढ़ेगी तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी इसको। और नॉर्मल गुड्स होते हैं, प्राइस इफेक्ट इनका नेगेटिव होता है, यानी कि कीमत के बढ़ने पर मांग कम हो जाएगी, कीमत के कम होने पर मांग बढ़ जाएगी। और इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, यानी कि हमारी इनकम, आय के बढ़ने पर इसकी जो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है? इनकम के बढ़ने पर इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है और इनकम के कम होने पर डिमांड भी कम हो जाती है। इन दोनों को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, हमारे पास है ऑफ डिमांड, जैसे एक सॉफ्टी ले लिए और एक ले लीजिए, और एक है ब्रांडेड सॉफ्टी। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स में आ जाएगी ऑफ ब्रांडेड आ गई, और इसमें आ गई हमारी नॉर्मल गुड्स में ब्रांडेड चीज़ें। जो ब्रांडेड नहीं है, जो घटिया किस्म की जो आइसक्रीम है, वो क्या होता है? प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव और इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव होता है। यानी कि प्राइस बढ़ जाए या इनकम बढ़ जाए तो उसकी डिमांड जो कम हो जाती है, और प्राइस के कम होने पर या इनकम के कम होने पर इनकी डिमांड बढ़ जाती है। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? ब्रांडेड जो आइसक्रीम है उसमें क्या आएगा? इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, कीमत के, हमारी आय के बढ़ने पर, इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है, कम होने पर कम हो जाती है। प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, कीमत के बढ़ने पर जो डिमांड है वो कम हो जाती है, और कीमत के कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। सुपीरियर गुड्स में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता, लेकिन जो हमारा आंसर दिया गया वो हमारा गिफन गुड्स ही दिया गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? है हमारा नेक्स्ट, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज। ठीक है, सुरक्षा सीमा क्या होती है? सुरक्षा सीमा क्या होती है? एक हमारा होता है ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम। जो ब्रेक इवन की सेल होती है ना, उससे ऊपर जितनी भी एक्चुअल सेल होती है, द एक्सेस ऑफ बजटेड और एक्चुअल सेल। बजटेड या एक्चुअल सेल ब्रेक इवन सेल से जितनी ज़्यादा होगी ना, वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। अब पहले समझते हैं कि ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम क्या होता है। ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम, ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ योर प्रोडक्ट। ये आपके प्रोडक्ट की वो अमाउंट है दैट यू विल नीड टू प्रोड्यूस एंड सेल टू कवर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि आपको ज़रूरत है वो बेचने की, ताकि आप उत्पादन की लागत को पूरा कर सके। ठीक है, अब ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को लेस कर देंगे, जो आएगा, फिर उससे डिवाइड करना है किसको? टोटल फिक्स एसेट को। टोटल फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे सेलिंग प्राइस माइनस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जो दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक्चुअल सेल्स माइनस में ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। और ये तो भी क्वेश्चन में भी था कि भाई एक्चुअल सेल या बजटेड सेल ब्रेक इवन पॉइंट सेल से जितना ज़्यादा, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार नेट में भी आया हुआ है और हमारे एचटेट में भी, कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ये होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर, जो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते कौन कौन से हैं?
देखिए 5 हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा ट्रेजरी बिल, उसके बाद होता है हमारा कमर्शियल पेपर, फिर कॉल मनी, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, ये 5 हमारे क्या होते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अभी इन सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल यानी कि खजाना बिल क्या होते हैं, ये ऐसे अल्पकालीन प्रपत्र यानी कि शॉर्ट टर्म के डॉक्यूमेंट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता हो यानी कि शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल कंडीशन को, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के उद्देश्य से जो भी वित्तीय संस्था या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर जनता है उसको जारी करती है। ये ऐसे यानी कि शॉर्ट टर्म के डॉक्यूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के उद्देश्य से। इसकी अवधि 1 साल से ज़्यादा की नहीं हो सकती और इसका निर्गमन RBI द्वारा सरकार की तरफ से किया जाता है। और इनकी अवधि प्राय देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है पहले कि भाई कितनी होती है। इनकी अवधि कितनी होती है, 14 दिन, 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। ठीक है, अब जैसे इन तीनों को याद करना तो आसान है। 91 2 जा 182, 182 जा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 364 आ गया। 14 डेज और हमें याद करना है, 14, 91, 182, 364। या क्वेश्चन ये भी बन कह सकता है कि ट्रेजरी बिल की जो समय अवधि है वो कितनी नहीं हो सकती। ठीक है, तो 4 अगर हो सकते, जो 4 दे रखे हैं वो अगर हमें याद है तो जो नहीं हो सकती उस पर हम टिक कर सकेंगे। 14 डेज होती है, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। और इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है क्योंकि इन पे पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होती है। और ट्रेजरी बिल की जो न्यूनतम राशि है वो कितनी होती है, 25,000 रुपये की होती है। और इन्हें 25,000 के गुणक में ही, मल्टीपल में ही इन्हें खरीदा भी जाता है। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा कॉस्ट के होते हैं सारे ही। तो ये हमारा सबसे पहला ट्रेजरी बिल है, इसे 25,000 के गुणक में ही खरीदा जाता है, मल्टीपल में ही खरीदा जाता है। सेकंड है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर कौन से होते हैं, ऐसे अल्पकालीन असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र, अल्पकालीन शॉर्ट टर्म के असुरक्षित अनसिक्योर्ड प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी नोट होते हैं जो बहुत अधिक साख वाली कंपनियों द्वारा, यानी कि ऐसी कंपनियां जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी है, उनको ना अपनी अल्पकालीन मौसमी या कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये जारी करने पड़ते हैं। शॉर्ट टर्म की जो उनके सीजनल या फिर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने के लिए जारी करते हैं। जैसे एक कंपनी अगर अपने बिजनेस का एक्सपेंशन, विस्तार करना चाहती है और उसे इक्विटी शेयर इशू करनी है तो बहुत ज़्यादा इस पर फ्लोटेशन कॉस्ट साइन करनी पड़ेगी, निर्गमन लागतें साइन करनी पड़ेगी। तो निर्गमन लागतों के रूप में खर्च होने वाले धन को किसकी सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, कमर्शियल पेपर जारी करके प्राप्त किया जा सकता है। एक कमर्शियल पेपर कितने रुपए का होता है, 5 लाख रुपए का होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या था, ट्रेजरी बिल। सेकेंड है हमारा कमर्शियल पेपर। थर्ड आ जाएगा हमारा कॉल मनी। क्या होती है कॉल मनी या कॉल लोन्स, नाम से पता लगा, कॉल यानी कि मांगने पर जो देनी पड़े, कॉल मनी। कॉल मनी का अभिप्राय ऐसे लोन डॉक्यूमेंट से है जिसका भुगतान ऋणदाता की इच्छा पर अल्प सूचना देकर किया जा सकता है, थोड़ी सी सूचना देकर किया जा सकता है। ऋण की अवधि कितनी होती है, 1 से 15 दिन की होती है। और इस आधार पर कहा जा सकता है कि कॉल मनी सर्वाधिक तरल प्रकृति की होती है। अभी आ जाए कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा लिक्विड नेचर के कौन से होते हैं, तो वो क्या आ जाएगी, कॉल मनी आ जाएगी। और इस डॉक्यूमेंट की मिनिमम अमाउंट कितनी होती है, 10 करोड़ रुपए होती है। 10 करोड़ रुपए इसकी मिनिमम अमाउंट होती है। फर्स्ट है ट्रेजरी बिल, सेकंड है कमर्शियल पेपर, थर्ड है हमारी कॉल मनी, फोर्थ है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या था, ये एक नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट, नेगोशिएबल मतलब कि ट्रांसफरेबल है, एक से दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एंडोर्समेंट द्वारा हस्तांतरण किया जा सकता है। इसका निर्गमन किसके द्वारा होता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर भारतीय वित्तीय संस्था यानी कि इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि IDBI, IFCI, ICICI, सिडबी या एक्सिम बैंक के द्वारा किया जाता है। और इनका अंकित मूल्य भी कम से कम कितना होता है, 5 लाख रुपए का होता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया ट्रेजरी बिल, सेकंड हो गया कमर्शियल पेपर, थर्ड है हमारा कॉल मनी, फोर्थ है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, CDB बोलते हैं इसे, और फिफ्थ है हमारा कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल क्या होता है, ये भी एक हमारा नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इसका प्रयोग उधार बिक्री के लिए वित्त व्यवस्था हेतु किया जाता है। जब उधार में बिक्री होती है तो इसका यूज़ करते हैं। विक्रेता बेचने वाला क्या बिल लिखेगा, क्रेता उसे स्वीकार करेगा, फिर क्रेता क्या करेगा, ड्यू डेट पर बिल का भुगतान करने का वचन दे देगा। यदि विक्रेता को देय तिथि से पहले धन की जरूरत है तो वह बिल को बैंक से भुनवा सकता है। और ये एक शॉर्ट टर्म का प्रपत्र होता है जो प्राय 90 दिन के लिए जारी किया जाता है। कितने दिन के लिए जारी किया जाता है, कमर्शियल बिल कितने दिन के लिए जारी किया जाता है, ये भी पेपर में आ सकता है। सिंपल 90 दिन के लिए जारी किया जाता है। तो ये हमारे 5 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े। फर्स्ट था हमारा ट्रेजरी बिल, सेकंड में हमने पढ़ा कमर्शियल पेपर, थर्ड में पढ़ा हमने कॉल मनी, फोर्थ में पढ़ा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड फिफ्थ में कमर्शियल बिल। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एवरेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड।
कि ऐसे कौन सी एवरेज, ऐसा कौन सा औसत है जिसको ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर है मीन। मीन को हम ना ग्राफिकली जो है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ग्राफिकली किस किस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं? मीडियन को कैलकुलेट किया जा सकता है, मोड को कैलकुलेट किया जा सकता है, क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। अदर ऑप्शन में ये तीनों ही थे हमारे। तो मीन को हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, मीडियन, मोड और क्वार्टाइल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है हमारा। ए फर्म इज मेंटेनिंग ए प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स एट 5% ऑफ डेटर। ठीक है, एक कंपनी क्या करिए, डेटर जो है उसके ऊपर 5% का प्रोविज़न बना रही है बैड डेट्स के लिए, जो डूबने की उसे आशंका है, 5% का ऐसा प्रावधान बना रही है। एंड ए प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट एट 2.5% इफ़ एट द एंड ऑफ ए ईयर। ठीक है, और वो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना 2.5% का कंपनी जो क्रिएट करी है। डेटर अगर है हमारे 20,000 रुपये के, तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट को अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए अभी इन सभी का एक प्रोसेस होता है ना। सबसे पहले जो डेटर होते हैं उसके ऊपर हम क्या कैलकुलेट करते हैं? बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। फिर जो बैलेंस आता है उसके ऊपर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाता है। वैसे तो सबसे पहले डेटर में से फर्दर बैड डेट्स को लेस किया जाता है, फिर वो जो बैलेंस आता है उसके ऊपर ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, और फिर जो बैलेंस आता है इनको भी लेस करने के बाद प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले डेटर हमें दे रखे 20,000 की, उसके ऊपर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हमें कैलकुलेट करना है। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, तो हमारी कैलकुलेशन करके आ गया 1000। 20,000 में से 1000 गए, आंसर आ गया 19,000। अब आगे क्या करना है? प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट को इसके ऊपर कैलकुलेट करना है। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो बैलेंस आया उसके ऊपर करेंगे 19,000 का 2.5%। ठीक है, नीचे जीरो जो है, 2 जीरो यानी कि 100 जो है परसेंटेज के नाम का, और 1 जीरो जो पॉइंट के नाम की। तो टोटल करके कितनी होगी हमारी? 3 जीरो होगी है। 2 जीरो से तीनों जीरो कैंसिल, 25 के 19 से मल्टीप्लाई करी तो 475। यही हमारा क्वेश्चन था कि भाई प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना कैलकुलेट किया जाता है। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, आज के थे हमारे 5 क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले 5 क्वेश्चन के साथ। हम इससे पहले 2018 का पेपर पूरा कर चुके हैं। अगर आपको 18 का पेपर करना है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। चैनल का नाम है गीताज कॉर्नर @, कॉमर्स। और अभी हम 2019 का पेपर करें जिसमें आज 9वीं वीडियो है। 3 वीडियोज़ और रह गई हैं 5-5 क्वेश्चन की, यानी कि 15 क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी हम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। उसे सबसे कई क्या होता है कि देख के छोड़ देते, लाइक ही नहीं करते। कि आपका एक लाइक जो है मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।